हेलो व्यूअर्स। पिछले 5 सेशन से हम फाइलम सिलेंटेटा डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने इस फाइलम सिलेंटेटा के जनरल कैरेक्टर्स के अलावे ओबेलिया का स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल, जेली फिशेज का स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल पढ़ा। अब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के समूह में एक तीसरा माइनर फाइलम होता है निडोफोरा। यह निडोफोरा भी कुछ समय तक सिलेंटेटा के साथ ही था, लेकिन कुछ विशेष कारणवश, कुछ विशेष कैरेक्टर्स के कारण इसे अलग कर दिया गया। तो हम लोग आज निडोफोरा माइनर फाइलम पढ़ेंगे। इसे एनिडेरिया, ए प्रीफिक्स में जब लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ नो, तो यह निडेरिया नहीं है। मतलब यह क्या है, तो इसमें सिलेंटेटा से डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। सिलेंटेटा की पहचान है निडोब्लास्ट सेल, लेकिन टिनोफोरा में निडोब्लास्ट सेल्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें एनिडेरिया नाम दिया गया। टिनोफोरा इन एंशिएंट ग्रीक मीन्स कॉम्ब बियरिंग एनिमल्स। टेइस मीन्स कॉम्ब and pharaoh to carry, to bear. It is commonly known as comb jellies, a phylum of invertebrate animals that live in marine water worldwide. कॉम्ब कंघी को कहते हैं। आपने ब्रशनुमा कंघी देखी होगी, जिसमें बहुत सारे कतार में ब्रिसल्स लगे रहते हैं। ठीक इसी तरह सीलिया की कतारें मिलेगी इसमें। उसे कॉम्ब प्लेट नाम दिया गया और यह लगभग जेली की तरह ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए इसका नाम कॉम्ब जेली रखा गया। द टिनोफोर्स हैव 8 कॉम्ब रोज of fused cilia arranged along the sides of the animal. एनिमल के बगल बगल में उसके बॉडी के सरफेस पर 8 कॉम्ब्स की कतार लगी हुई है। एक्चुअली 4 जो कतार है वह 2-2 भागों में बंटकर कुल 8 कतार बना लेता है, और इस तरह से इसमें 8 कॉम्ब रोज पाए जाते हैं। They are the largest animal to swim with the help of cilia. आमतौर से जो सीलिएट्स होते हैं, सीलिया की मदद से स्विमिंग करने वाले, वे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन ये तो बड़े बड़े प्राणी हैं, दूर से ही ये दिख सकते हैं, और इनको देखना भी अपने आप में एक बड़ा ही थ्रिलिंग, बड़ा ही एडवेंचरस मोमेंट होता है। Despite their soft gelatinous bodies, fossils representing ctenophores appear in Lagerstätten dating as far back as the early Cambrian, about 525 million years ago. जिस समय पोरीफेरा और सिलेंटेटा की उत्पत्ति हुई, उस समय के अधिकांश प्राणियों के फॉसिल्स नहीं मिलते, क्योंकि उनके बॉडी में कोई हार्ड स्ट्रक्चर्स नहीं है। फिर भी कुछ ऐसे अर्थक्रस्ट हैं जिनमें प्राचीन समय में पाए जाने वाले एनिमल्स के निशान मिलते हैं। उसे ही बोलते हैं लेगरस्टैटिन। तो उस समय टिनोफोरा से मिलते जुलते प्राणियों के बॉडी प्रिंट्स मिले, जो 525 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। लेकिन आज के एनिमल्स एकदम डिफरेंट हैं। मॉलिक्यूलर स्टडीज इंडिकेट दैट द मॉडर्न टिनोफोर्स डिस्सेंडेड
from various CD pits after the Cretaceous Paleogene event 66 million years ago। कई बार पृथ्वी पर बड़े बड़े परिवर्तन हुए और कई ट्रांजिशन पीरियड्स आए। उसी में एक है क्रिटेशियस पैलियोजीन इवेंट के पीरियड लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले, जबकि पानी और जमीन के प्राणियों के बीच एक ट्रांजिशन का एज बना था। बायोलॉजिस्ट प्रोपोज दैट टीनोफोर्स कंस्टिट्यूट द सेकेंड अर्लीस्ट ब्रांचिंग एनिमल lineage, with sponges being the sister group to all other multicellular animals। क्या बायोलॉजी के विद्वान लोगों की राय है कि सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा दोनों डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, पोरीफेरा में मीजेनकाइम है, सिलेंट्रेटा में मीजोग्लिया है, लेकिन ये दोनों सिस्टर्स हैं। पोरीफेरा के लाइन पर आगे इवोल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन सिलेंट्रेटा के लाइन पर आगे इवोल्यूशन हुआ। तो मल्टीसेलुलर और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के स्टॉक में बेस पर ये पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा है। इट इज ए स्मॉल फाइलम इन विच only 100 to 150 species have been validated and possibly another 25 have not been fully described and named। बहुत छोटा सा ग्रुप है, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि यह एक माइनर फाइलम है। माइनर फाइलम में कम मेंबर्स होते हैं, इसलिए ये थोड़ा खतरे में रहते हैं, कभी भी इनका एक्सटिंक्शन हो सकता है। इसमें मुश्किल से 100-150 प्राणी हैं जिनकी पहचान की जा सकी है, उनका नामकरण हुआ है, और 25 ऐसे प्राणी हैं जिनको डिस्क्राइब नहीं किया गया है और उनका नामकरण नहीं हुआ है। डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज द एडल्ट टीनोफोर्स रेंज फ्रॉम ए फ्यू मिलीमीटर टू 1.5 मीटर। ये अत्यंत छोटे ए फ्यू मिलीमीटर के भी हो सकते हैं, तो ये लगभग 1.5 मीटर यानी 4 फीट 11 इंच 5 फीट के लगभग डायमीटर के हो सकते हैं। तो आप समझिए कि जो 4-5 फीट आकार के हैं वे तो आराम से आपको दिखाई पड़ेंगे और उनको देखना अपने आप में एक इंटरेस्टिंग होगा। एक अलग तरह का जंतु, एक जीव आपको दिखाई पड़ेगा। इट हैज़ 3 सब क्लासेज टेंटाकुलाटा, न्यूडा एंड स्क्लेरोटिनोफोरा। ये तीसरा क्लास स्क्लेरोटिनोफोरा एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब हमारे पास टेंटाकुलाटा और न्यूडा, ये 2 ही लिविंग सब क्लासेज हैं। इसमें टेंटाकुलेटा बड़ा है। इन सब क्लास टेंटाकुलेटा देयर आर 8 ऑर्डर्स, बट सब क्लास न्यूडा इज मोनोटाइपिक विथ ओनली 2 जेनेरा बीरो एंड नेइस। तो बड़ा गौण हुआ तो टेंटाकुलेटा। जब उसमें 8 ऑर्डर्स हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे जीनस और बहुत सारे स्पेसीज होंगे, जबकि न्यूडा में सिर्फ 2 ही जीनस है, बीरो और नेइस। ये देखिए विभिन्न प्रकार के टीनोफोरा हैं। ए में कौन है? तो ए में है बीरो ओभाटा, बी है यू प्लोकेमिस, सी है निफेलोक्टीना, डी में है बैथोसाइरो, ई निमियोप्सिस और डी एफ है ओसिरोप्सिस। तो ये विभिन्न प्रकार के जीनस आपको जस्ट पहचान के लिए फोटोग्राफ्स को कॉपी पेस्ट करके तैयार किया गया। इसका स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे हम, तो ये आर्टिस्टिक डायग्राम है। पहला वाला जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे डिटेल में इसी की चर्चा किताबों में मिलती है, यह है प्लूरोब्रैंकिया और दूसरा है टीनोप्लाना। प्लूरोब्रैंकिया को
टिपिकल टिनोफोरा कहा जाता है। आपको सामने से वर्टिकली 4 कॉम्ब प्लेट लगे हुए में दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 ये 4 यही कॉम्ब प्लेट हैं और इनमें ये लंबा सा टेंटिकल भी है, इसलिए टेंटिकुलेटा कहलाया। इसमें भी टेंटिकल है, यह भी टेंटिकुलेटा कहलाया। अब अन्य 3 स्पेसीज देखिए। ये सी में है वेलामेन, ये स्पेसीज का नाम है, स्ट्रक्चर का नाम नहीं है, कोई एक पार्ट का नाम नहीं है। और इसमें देखिए एक स्टेटोसिस्ट भी पाया जा रहा है, जिससे अपने आप को यह बैलेंस करके पानी में तैर सकता है। इसके टेंटिकल शॉर्ट हैं, ब्रश की तरह आपको किनारे में दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरा स्पेसीज जो बीच में है वह है सिलोप्लाना और अंतिम 5वां है हॉर्मीफोरा। बहुत सारी किताबों में टिनोफोरा की जगह पर हॉर्मीफोरा की चर्चा की गई है। कई सारे सिलेबस में भी टिनोफोरा की जगह पर हॉर्मीफोरा लिखा हुआ है। तो टिनोफोरा को कुछ बच्चे हॉर्मीफोरा का सिनोनिम समझ जाते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। फाइलम टिनोफोरा के अंदर हॉर्मीफोरा एक जीनस है। अब देखिए प्लूरोब्रैंकिया का यह डिटेल डायग्राम। सबसे ऊपर अपेक्स पर आप देखते हैं एक एपिकल ऑर्गन है बना हुआ, यह एक सेंस ऑर्गन है। इसको आप एब ओरल सेंस ऑर्गन भी कह सकते हैं। नीचे इस तरफ इसका माउथ है, तो माउथ का अपोजिट एब ओरल। टेंटिकल्स पहले भी दिखलाया जा चुका है, यह ब्रांच देख रहे हैं निकला हुआ है, तो एक तरफ का टेंटिकल एक्सटेंडेड है, फैला हुआ है, जबकि दूसरे तरफ का टेंटिकल सिकुड़ा हुआ है। यह फैल सिकुड़ सकता है और टेंटिकल के बेस पर ऐसे एक शीथ बना रहता है, शेफ्ट बना रहता है, जिसमें यह विड्रॉ किया जाता है और फिर बाहर की ओर एक्सटेंड किया जा सकता है। ये बीच में आप देख रहे हैं इसका सिलेंटेरॉन है, जो इसमें फेरेंजियल कैनाल का काम कर रहा है, स्टोमक का काम कर रहा है। यहाँ फेरेंजियल कैनाल, यहाँ स्टोमक है और इससे फिर रेडियल आर्म्स निकलते हैं 4 ऐसे ऐसे विभिन्न डायरेक्शंस में। ऊपर से पोलर व्यू यानी कि एबोरल सरफेस की ओर से देखिएगा तो आपको इसमें 8 कॉम्ब प्लेट या कॉम्ब रोज दिखाई पड़ेंगे। तो इसी डायग्राम को हम डिस्क्राइब कर रहे थे कि ये पोलर व्यू है। यहाँ बीच में इसका एपिकल ऑर्गन होता है और ये 8 कॉम्ब प्लेट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आमने सामने दोनों तरफ से ये टेंटिकल निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कहने के लिए तो हम कहते हैं कि इसमें रेडियल सिमेट्री है, लेकिन 8 एक्सिस पर बटा हुआ ये बॉडी है। The phylum has a wide range of body forms, including the egg-shaped sidipeds with retractable tentacles, the flat, generally combless platyctenids, and the large-mouthed viroids, which prey on other ctenophores. तो चूंकि 100-150 स्पेसीज हैं इसके अंदर, तो सब तो एक जैसे नहीं होंगे, सबका आकार प्रकार अलग अलग होता है। जैसे कि एक ग्रुप का आकार एग शेप्ड है, ये साइडिपिड्स कहलाते हैं। इसमें रिट्रैक्टेबल टेंटिकल जैसा आपको अभी बताया गया वो पाया जा रहा है। एक फ्लैट चपटा सा प्लेटिक्टेनिड्स हैं और खूब बड़ा मुंह वाला बेरोइड हैं। बेरोइड खास करके अपने से छोटे टिनोफोरा का भी भक्षण कर लिया करते हैं। Their bodies consist of a mass of jelly with a 2-cell thick layer on the outside and another lining the internal cavity. 2 लेयर
इपिडर्म का हो गया है, एक्टोडर्मल सेल से 2 लेयर बन गया है, और तीसरा लेयर है एंडोडर्मल का। तो बाहर से बॉडी वॉल 2 सेल की मोटाई के इपिडर्म से ढका हुआ है, तो अंदर सिलेंटेरॉन या इसका एंटेरिक कैविटी एंडोडर्म से लाइंड है। Ctenophores have 2 main layers of cells that sandwich a middle layer of jelly-like material called mesoglea. More complex animals have 3 main cell layers and no intermediate jelly-like layer. तो अधिकांश टिनोफोरा में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच मिसोग्लिया पाया जाता है। 2 लेयर के बीच ये फंसा हुआ है, इसलिए सैंडविच शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन जो बड़े और जटिल फॉर्म हैं उनमें मिसोग्लिया एब्सेंट हो गया है, उनका बॉडी वॉल ज़्यादा मोटा और मजबूत है। Hence, ctenophores and cnidarians have traditionally been labeled diploblastic along with sponges. तो 3 फाइलम हो गया डिप्लोब्लास्टिक का, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और निडोफोरा या एनिडेरिया। Ctenophora and cnidarians have a type of muscle that in more complex animals arise from mesoderm, and as a result some recent textbooks classify ctenophores as triploblastic. लॉजिक की बात है, सिलेंट्रेटा के अंदर और टिनोफोरा के अंदर मसल के जैसा काम करने वाला मायो एपिथेलियल और न्यूट्रिटिव एपिथेलियल सेल्स हैं। तो कुछ लेखक ऐसा मानते हैं कि मसल सेल की उत्पत्ति तो मेसोडर्म से होती है, तो इसको जब हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मसल कहाँ से आएगा? जरूर यह एक मेसोडर्मल सेल लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक भी लिखने लगे हैं। लेकिन अधिकांश विद्वान इसे डिप्लोब्लास्टिक ही मानेंगे। मेरी राय में आप भी इसे डिप्लोब्लास्टिक मानकर चलें। Both ctenophores and cnidarians have cells bound by intercell connections and carpet-like basement membrane. बेसमेंट मेम्ब्रेन पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों के सेल सिचुएटेड हैं, जैसा एपिथेलियम में होता है। दोनों में ही मसल्स पाए जाते हैं। नेट जैसा नर्व नेट का बना हुआ नर्वस सिस्टम है, और कोई सेंस ऑर्गन जैसे कि टेंटाकुलोसिस्ट आपने जेलीफिशेज में पढ़ा, और यहाँ आपको एपिकल सेंस ऑर्गन दिखलाया गया। Unlike cnidarians, with which they share several superficial similarities, they lack stinging cell। जो नीडोब्लास्ट या निमेटोसिस्ट नाम के रचनाएं थी, स्टिंगिंग सेल के अंदर निमेटोसिस्ट पढ़ाया गया था आपको, तो वह पाया जा रहा है सिलेंट्रेटा के अंदर। इंस्टेड, इन ऑर्डर टू कैप्चर प्रे, टिनोफोर्स possess sticky cells called coloblast, through which they adhere to prey, although a few ctenophores species lack them। तो टिनोफोरा के अंदर स्टिंगिंग सेल नहीं पाए जाते हैं, बल्कि उसी तरह से काम करने वाले एक डिफरेंट तरह का सेल पाया जाता है जिसको कोलोब्लास्ट कहते हैं। स्टिंग करने के बदले यह चिपकाने का काम करता है। अपने शिकार के शरीर पर यह चिपक जाता है और चिपका करके उसको इतना लाचार कर देता है, तैरकर भागने से रोक देता है, जिससे कि आसानी से इसे टेंटिकल्स की मदद से पकड़कर निगला जा सके, खाया जा सके। लेकिन कुछ ऐसे भी स्पेसीज हैं टिनोफोरा में जिन्हें टेंटिकल्स तो हैं लेकिन कोलोब्लास्ट नहीं हैं। अब देखिए कोलोब्लास्ट का डायग्राम है, आर्टिस्टिक डायग्राम है।
आप इसमें देख रहे हैं ऊपर में एक हेड पार्ट है और इसके चारों ओर से ग्रेन्यूल्स जमा है और वह धारीदार रचना यानी रेडियल फाइबर्स की मदद से जुटे हुए हैं। इसमें एक स्पाइरल फाइबर है चारों ओर से ऐसे ऐसे लपटा हुआ और बीच में एक स्ट्रेट फाइबर पाया जा रहा है। ये फोटोग्राफ को देखकर डायग्राम बनाया गया है। पहले वाले डायग्राम का ही यह डिटेल स्ट्रक्चर है। इसमें जगह जगह न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि भी दिखाई पड़ रहे हैं। पहले डायग्राम में जिस तरह से सटाकर ग्रेन्यूल्स बनाए गए थे, ऐसा ग्रेन्यूल उतना सटा हुआ इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। Coastal species need to be caught enough to withstand waves and whirling sediment particles, while some oceanic species are so fragile that it is very difficult to capture them intact for study. जो विभिन्न 100-150 स्पेसीज की चर्चा हुई, तो कुछ समुद्र के किनारे वाले हिस्से में यानी कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। वहाँ समुद्र का लहर उठता गिरते रहता है, जिसके कारण कि वह इधर उधर चट्टान पत्थरों से टकराते रहते हैं। बालू, मिट्टी इत्यादि उनके शरीर पर आते रहता है, तो उनसे बचाव के लिए इनका बॉडी वाल थोड़ा टफ हो गया, हार्ड हो गया, तो इनका स्टडी आसान हो गया। लेकिन जो दूर समुद्र में पाए जाने वाले स्पेसीज हैं, उनको इस तरह की समस्या से लड़ना नहीं पड़ता है, तो उनका बॉडी वाल बड़ा ही सॉफ्ट होता है। हम उसको अगर कैप्चर करके लाते भी हैं बाहर, तो वह बड़ी जल्दी डिजनरेट कर जाता है, वह एकदम लसलसा पेस्ट जैसा गलने लगता है। इसलिए ओशनिक स्पेसीज का अध्ययन बड़ा कठिन है। In addition, oceanic species do not preserve well and are known mainly from photographs and from observers' note. तो मैंने क्या कहा कि उसको प्रिजर्व करना मुश्किल है, इसलिए जो तुरंत निकाले गए स्पेसीज का या पानी के अंदर तैरते हुए स्पेसीज का फोटोग्राफ लिया जाता है, उसी के आधार पर इसका स्टडी हुआ है। या कोई ऑब्जर्वर उसे देख करके इंस्टेंटली वहीं पर कुछ कैरेक्टर्स का स्टडी करता है और उसे नोट डाउन करता है, तो उसी को आधार बना करके उसका डिस्क्रिप्शन बनता है, क्योंकि उसे प्रिजर्व करके लेबोरेटरी में लाना मुश्किल काम है। Hence, most attention has until recently concentrated on 3 coastal genera, Pleurobranchia, Biro and Nemiopsis। तो जितना भी सिलेंट्रेटा का डिस्कशन हमें किताबों में मिल रहा है, वो वैसे ही स्पेसीज का मिल रहा है जिसको लेबोरेटरी तक लाया जा सका, लेबोरेटरी में प्रिजर्व करके फिर ऑब्जर्व किया गया। तो ये कौन जेनरा है? तो प्ल्यूरोब्रैंकिया है, बीरो है और नेमियोप्सिस है। लाइक दोज ऑफ निडेरियंस, टिनोफोर्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए रिलेटिवली थिक jelly like mesoglea sandwiched between 2 epithelial layers of cells bound by intercell connections and by a fibrous basement membrane। तो पहले ही बताया गया कि इसमें इपीडर्म और एंडोडर्म है, दोनों के बीच मीजोग्लिया है, और मीजोग्लिया और दोनों सेल लेयर के बीच पतला सा एपिथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन बन जाता है, जिस पर कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के सेल बसे हुए हैं। The epithelia of ctenophores have 2 layers of cells rather than 1, and some of the cells in the upper layer have several cilia in every cell। तो बाहर के तरफ जो एपिथेलियम है वह 2 लेयर्स का बना हुआ है, और उसमें से कुछ सेल ऐसे भी हैं जो सिलिएटेड हैं। The outer layer of the epidermis, that is outer skin, consists of sensory cells, cells that secrete mucus which protect the body, and interstitial cells which can transform into other cell types। तो 3 महत्वपूर्ण सेल, सेंसरी सेल, सिक्रीटरी सेल और इंटरस्टिशियल सेल बाहरी लेयर में, एपिडर्म के बाहरी लेयर में पाए जाते हैं।
In a specialized part of the body, the outer layer also contains coloblast. स्पेशलाइज्ड पार्ट ऊपर टेंटिकल के तरफ का हिस्सा, माउथ के अराउंड जो पाया जाता है वह हिस्सा, उसमें कोलोब्लास्ट होता है, पूरे बॉडी पर नहीं पाया जाता है. Along the surface of tentacles and used in capturing prey or cells bearing multiple large cilia for locomotion. तो टेंटिकल के सरफेस पर कोलोब्लास्ट होता है और कहीं कहीं पर बड़े बड़े सिलिया वाले सेल पाए जा रहे हैं जो लोकोमोशन में मदद करते हैं. यही बड़े बड़े सिलिया वाले सेल्स कॉम्प्लेट बनाएंगे. द इनर लेयर ऑफ एपिडर्मिस कंटेन्स ए नर्व नेट एंड मायोएपिथेलियल सेल्स दैट एक्ट एज मसल. तो अंदर का जो एपिडर्मिस है उसमें नर्व नेट बना हुआ है, नर्व सेल्स पाए जा रहे हैं, मायोएपिथेलियल सेल भी पाए जा रहे हैं. The internal cavity form a mouth that can usually be closed by muscles, a pharynx, a wider area in the center that act as a stomach, and a system of internal canals. तो नीचे माउथ का ओपनिंग है, उसके पीछे का हिस्सा फेरिंग्स का काम करेगा, फिर थोड़ा अंदर बीच में आकर यह स्टमक का काम करेगा, जहाँ से कि अलग अलग रेडियाइस पर रेडियल कैनाल्स की उत्पत्ति होगी. तो पैटर्न जेलीफिश की तरह ही नज़र आ रहा है इसके एंटेरॉन का भी. दे ब्रांच थ्रू द मिसोग्लिया टू द मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ एनिमल्स, द माउथ एंड फेरिंग्स. द रूट्स ऑफ टेंटिकल्स इफ प्रेजेंट ऑल along the underside of each combro and 4 branches around the sensory complex at the far end. From the mouth, 2 of these 4 branches terminate in anal pores. तो बॉडी के अंदर जितनी रचनाएं हैं, जितने महत्वपूर्ण अंग हैं, उन सब तक एंटेरॉन का ब्रांच पहुंचता है. सब जगह डायरेक्ट इसके द्वारा भोजन पहुंचाया जाता है. इसीलिए तो सिलेंटेरॉन को गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी नाम दिया गया था. The inner surface of cavity is lined with an epithelium, the gastrodermis. The mouth and pharynx have both cilia and well-developed muscles. In other parts of canal system, the gastrodermis is different on the sides nearest to and farthest from the organ that it supplies. अलग अलग हिस्से में गैस्ट्रोडर्मल सेल में अंतर है. कहीं ये डाइजेस्टिव एंजाइम बना रहा है तो कहीं नहीं बना रहा है, कहीं सिर्फ म्यूकस बना रहा है तो कहीं एंजाइम के साथ साथ म्यूकस बना रहा है. द नियरर साइड इज कंपोज्ड ऑफ टॉल न्यूट्रिटिव सेल्स. नियरर साइड माने माउथ के तरफ का हिस्सा, स्टमक तक का हिस्सा, उसमें बड़े बड़े न्यूट्रिटिव एपिथेलियल सेल्स हैं. दैट स्टोर न्यूट्रिएंट्स इन वैक्यूल्स. जर्म सेल्स भी पाए जाते हैं दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स, एंड फोटोसाइट दैट प्रोड्यूस बायोल्यूमिनेसेंस. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी एंडोडर्मल सेल से जर्म सेल की उत्पत्ति हुई, जैसा कि जेलीफिशेज में हो रहा था. इसके अलावे एक विशेष तरह का सेल का नाम रखा गया है फोटोसाइट, लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, जिसकी मदद से यह लाइट उत्पन्न करता है. तो कोई जीवित प्राणी अगर अपनी ओर से लाइट उत्पन्न करता है, जैसा आपने जुगनू में देखा है, तो इस घटना को बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है. द साइड फार्दर फ्रॉम द ऑर्गन इज कवर्ड विथ ciliated cell that circulate water through the canals, punctuated by ciliary rosettes, pores that are surrounded by double walls of cilia and connect to mesoglea. अंदर के तरफ का हिस्सा रेडियल कैनाल इत्यादि में सीरिएटेड एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं, जिसकी मदद से वाटर फ्लो बनाया जा सके और इसी वाटर से डाइजेस्टेड मटेरियल बहते हुए इनके हर हिस्से तक पहुँचे. अब लोकोमोशन के लिए प्रमुख अंग क्या है? द आउटर सरफेस बियर्स यूजुअली 8 कॉम्ब प्लेट, आपको दिखलाया गया साइड व्यू में भी, और
टॉप व्यू से भी दिखलाया गया कि 8 कॉम्ब प्लेट्स हैं, कॉल स्विमिंग प्लेट्स विच आर यूज्ड फॉर स्विमिंग। इन्हीं की मदद से यह तैरता है, सिलियरी मूवमेंट के द्वारा यह पानी में फ्लोट करता है। द रोज आर ओरिएंटेड टू रन फ्रॉम नियर द माउथ to the opposite end, the aboral pole, and are spaced more or less evenly around the body, although spacing pattern vary by species, and in most species, the comb rows extend only part of the distance from the aboral pole towards the mouth. इसमें जो सिलियरी प्लेट्स लगे हुए हैं मुंह के पास से एब ओरल सरफेस के तरफ एक्सटेंड करते हैं। अधिकांश में एबोरल तक ये नहीं पहुंचता है, एबोरल के नीचे ही से प्लेट की उत्पत्ति होती है और मुंह तक होता है। और जब यह सिलियरी मूवमेंट होता है तो सिलिया नीचे से ऊपर की ओर यानी मुंह से एबोरल सरफेस की ओर बीट करता है, तो पानी अपवार्ड फ्लो करता है। इसीलिए जो प्लैंक्टन्स पाए जाते हैं वो आराम से पानी के फ्लो के साथ माउथ में जा सकते हैं। नीचे से ऊपर जब प्लैंक्टन समेत पानी को फेंका जाता है तो बहुत सारा पानी प्लैंक्टन लिए हुए माउथ में प्रवेश कर जाता है। द कॉम्स ऑल्सो कॉल्ड कॉम्ब प्लेट्स रन अक्रॉस ईच रो एंड ईच कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अनयूजुअली लॉन्ग सिलिया अप टू 2 मिलीमीटर्स। 2 मिलीमीटर लंबाई के सिलिया बहुत बड़े हुए, हमारे हाथ पैर के रोए के समान हुए और हजारों हजार की संख्या में सभी कॉम्ब प्लेट पर ये पाए जाते हैं। दिस सिलिया आर अरेंज्ड इन ए 9 पेयर्स प्लस 3 पैटर्न। देखिए जो सिलिया और फ्लैजिला होता है, सेल बायोलॉजी में शायद आपने पढ़ा हो +2 के लेवल पर, उसमें 9 पेयर्स प्लस 2 होते हैं। पेरीफेरी में 9 जोड़ा माइक्रोफिलामेंट और सेंटर में 2 ही माइक्रोफिलामेंट होता है, लेकिन इसमें एक तीसरा भी है, where the extra compact filament is suspected to have a supporting function। तो जो बीच में एक और अतिरिक्त फिलामेंट है वह इसको मजबूती प्रदान करता है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर वर्क करने वाले सिलिया हो जाते हैं। These normally beat so that the propulsion stroke is always from mouth, although they can also reverse direction। आमतौर से पानी के फ्लो का डायरेक्शन, सिलिया के बीटिंग का डायरेक्शन माउथ से ऊपर की ओर होता है, लेकिन तैरते तैरते कहीं कोई अनवांटेड सिचुएशन आ जाए तो ये वापस लौटने के लिए उल्टी दिशा में भी सिलिया की बीटिंग का रिदम चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। Hence ctenophores usually swim in the direction in which the mouth is eating, unlike jellyfish। When trying to escape predators, one species can accelerate to 6 times its normal speed. Some other species reverse direction as part of their escape behavior by reversing the power stroke of comb plate। तो कुछ ऐसे स्पेसीज हैं जो अपने दुश्मनों से बचाव के लिए बहुत तेजी से भागते हैं, 6 गुना स्पीड से चल सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि उल्टी दिशा में घूमकर भाग सकते हैं। तो इनमें यह इस बात की समझ और सुविधा है कि अपने आप को दुश्मनों से बचा सके। अब इसका नर्वस सिस्टम जैसा कि आमतौर से होता है इस लोअर लेवल पर सिलेंटेटा में भी, वह है नर्व नेट का बना हुआ। टीनोफोर्स हैव नो ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, but instead have a nerve net that forms a ring around the mouth and is most dense near structures such as comb rows, pharynx, tentacles, and the sensory complex farther from the mouth। The nerve cells arise from the same progenitor cell as the coloblast। तो जो अमीबॉइड सेल्स हैं या इंटरस्टिशियल सेल्स हैं उनसे इनके अन्य सेल्स की उत्पत्ति होती है। तो जिन सेल्स से कोलोब्लास्ट की उत्पत्ति होती है उन्हीं से नर्व सेल्स की भी उत्पत्ति होती है। तो नर्व सेल एक समान जाल बनाते हुए नहीं फैले हैं,
ये महत्वपूर्ण अंगों के पास ज़्यादा डेंसिटी के साथ हैं। कॉम्ब के नीचे, फेरिंग्स के पास, टेंटिकल्स के पास, सेंसरी ऑर्गन्स के पास ज़्यादा नर्व सेल्स हैं। द लार्जेस्ट सिंगल सेंसरी फीचर इज द एबोरल ऑर्गन। दो एबोरल सेंस ऑर्गन था या एपिकल ऑर्गन, वह इनका एक संवेदनशील अंग है, वह सबसे बड़े आकार का है। इट्स मेन कंपोनेंट इज ए स्टैटोसिस्ट, ए बैलेंस सेंसर कंसिस्टिंग ऑफ ए स्टैटोलिथ। तो स्टैटोसिस्ट बॉडी को बैलेंस करने वाला जो अंग है, उसके बीच में एक क्रिस्टल होता है, आमतौर से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसको स्टैटोसिस्ट कहते हैं। और उसके चारों ओर के जो सेल्स होते हैं घेरा बनाए हुए, वे सेंसरी सिलिएटेड एपिथेलियम के बने होते हैं। तो बॉडी जब किसी भी दिशा में डिस्टर्ब होता है तो अपोजिट दिशा के सिलिया में ये स्टैटोसिस्ट सटते हैं, जिसके कारण उधर के नर्व सेल्स बॉडी को रीओरिएंट कराते हैं, जिससे कि ये स्टैटोसिस्ट सिलिया को बिना छुए हुए एकदम बीच में एपिकल ऑर्गन में स्थिर पड़ा रहे। द स्टैटोसिस्ट इज प्रोटेक्टेड बाय ए ट्रांसपेरेंट डोम मेड ऑफ लॉन्ग इमोबाइल सिलिया। इसको कवर करने वाले सेल्स का जो घेरा है उसको डोम बोला गया। इसमें सिलिया पाए जा रहे हैं। ए टिनोफोर्स डज नॉट ऑटोमेटिकली ट्राई टू कीप द स्टैटोलिथ resting equally on all the balancers. Instead, its response is determined by the animal's mood. In other words, the overall state of nervous system. तो जैसे आप किसी करवट लेट सकते हैं, किसी किनारे झुक के चल सकते हैं, तो वैसे ही यह जो स्टैटोसिस्ट है उसको भी चार अलग अलग बैलेंसर में किसी एक के सहारे रख करके आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जब भी रहेगा तो एक ही डायरेक्शन में स्थिर पड़ा रहेगा। यह इसके मूड पर, इसके विल पर निर्भर करता है कि यह कितना झुककर और कितना सीधा तैरते रहे। अब आइए रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की बात पर। तो रिजल्ट्स ऑफ मोस्ट स्पीशीज कैन रीजनरेट टिश्यू that are damaged or removal, although only platyctenids reproduce by cloning, splitting off from the edge of their flat bodies fragments that develop into new individuals. तो जो एडल्ट्स होते हैं उनमें डैमेज होने वाले सेल्स और टिश्यूज का रीजनरेशन होता है, जैसा कि ये सभी के सभी एनिमल्स में होता है। लेकिन प्लेटिक्टेनिड नाम के जो ग्रुप हैं उनमें क्लोनिंग के द्वारा, बडिंग के द्वारा, स्प्लिटिंग के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। बॉडी के फ्रैगमेंट्स, टुकड़ों के द्वारा भी ये अपने आप को रीजनरेट कर लिया करते हैं। द लास्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ द टिनोफोर वाज हर्माफ्रोडाइट। जो सभी टिनोफोर के पूर्वज थे वो बाइसेक्सुअल थे, हर्माफ्रोडाइट थे। और आज जो पाए जा रहे हैं सिलेंटेट की तरह टिनोफोर, वो कैसे हैं? सम आर साइमल्टेनियस हर्माफ्रोडाइट्स व्हिच कैन प्रोड्यूस बोथ एग्स एंड स्पर्म एट द सेम टाइम। जो साइमल्टेनियस हर्माफ्रोडाइट होते हैं उनमें टेस्टिस ओवरी दोनों है। ये दोनों ही तरह के गैमीट साथ साथ बनते हैं और एक साथ मैच्योर होते हैं, तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। while others are sequential hermaphrodite in which the eggs and sperms mature at different times. तो जो sequential hermaphrodite है उसमें या तो ओवरी पहले मैच्योर हो या टेस्टिस पहले मैच्योर हो, दोनों साथ साथ मैच्योर नहीं होगा, एक पहले एक बाद में। तो निश्चित रूप से अलग अलग उम्र वाले स्पेसीज के बीच क्रॉस फर्टिलाइजेशन की संभावना रहेगी। एटलीस्ट 3 स्पेसीज, Ocryopsis crystallina, Osiropsis maculata, and Bathosiro forsteri are known to have evolved separate sexes. ये 3 अलग अलग स्पेसीज हैं जो यूनिसेक्सुअल हैं, बाकी सभी हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल हैं। The gonads are located in the part of internal canal network under the comb rows
and eggs and sperms are released via pores in the epidermis. epidermis में पोर बने हुए हैं, उस पोर होकर के गैमीट्स रिलीज होते हैं। कॉम रोज के अंदर इंटरनल कैनाल बने हुए हैं और उस कैनाल होकर के गैमीट इनके एंटेरॉन में आते हैं। फर्टिलाइजेशन इज जनरली एक्सटर्नल बट प्लेटेक्टेनिड use internal fertilization and keep the eggs in broad chambers until they hatch. अधिकांश स्पेसीज में गैमीट पानी में रिलीज हो जाते हैं, लेकिन प्लेटेक्टेनिड्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद छोटे छोटे ब्रॉड चैम्बर्स में जायगोट फंसे हुए रह जाते हैं, पड़े रह जाते हैं। अंदर में ही डेवलपमेंट होता है जब तक कि इनका मिनिएचर यंग वंस बनकर बाहर नहीं निकल जाते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन हैज ऑकेजनली बीन सीन इन a species of the genus Nemiopsis, and it is thought that most of the hermaphroditic species are self-fertilized. अधिकांश में साइमल्टेनियस मैच्योरिटी होती है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन नेमियोप्सिस में कभी कभी होता है। अधिकांश समय में यह क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज एग इज डायरेक्ट, देयर इज नो डिस्टिंक्टिव लार्वल फॉर्म। तो देखिए, सिलेंट्रेटा में अधिकांश में लार्वा था, इसमें कोई डायरेक्ट लार्वल फॉर्म नहीं मिल रहा है। जुवेनाइल्स ऑफ ऑल ग्रुप्स आर जनरली प्लैंक्टोनिक एंड मोस्ट स्पेसीज रिसेंबल मैनिएचर एडल्ट Cydipids gradually developing their adult body form as they grow. तो जो इनके अंडों से बच्चे बन के निकलते हैं वे एक छोटे से फुल एडल्ट ऑर्गेनिज्म की तरह होते हैं, जैसे कि अधिकांश हायर एनिमल के बच्चे छोटे होते हैं, और धीरे धीरे उनकी मैच्योरिटी होती है, उन पर एक एडल्ट प्रेशर रहता है। मैच्योरिटी का मतलब गोनेडल डेवलपमेंट से है। इन द जीनस वीरो however, the juveniles have large mouth and like the adults lack both tentacles and tentacle sheath. Adult में टेंटिकल और टेंटिकल शीथ नहीं है, तो इनके बच्चे में भी नहीं है, लेकिन बच्चे का माउथ एडल्ट के माउथ की अपेक्षा बड़ा है। यानी उम्र बढ़ने के साथ माउथ उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जिससे कि एडल्ट के बॉडी के साइज के हिसाब से माउथ छोटा माना जाएगा। इन सम ग्रुप सच एज द फ्लैट बॉटम ड्वेलिंग प्लेटेक्टेनिड द जुवेनाइल्स बिहेव मोर लाइक ट्रू लार्वा। इनका बिहेवियर है लार्वा जैसा, ये लार्वा है नहीं लेकिन इनका बिहेवियर है लार्वा जैसा। एटलीस्ट इन सम स्पेसीज जुवेनाइल्स अपीयर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एग्स and sperms while they are well below adult size, and adult produce eggs and sperm far as long as they have sufficient food. कुछ स्पेसीज के जुवेनाइल एज से यानी बाल्यावस्था से ही अंडे और स्पर्म्स बनाए जा रहे हैं, भले उनकी संख्या कम हो, उनका आकार छोटा हो, लेकिन वो शुरू से ही बना रहे हैं। If they run short of food, they first stop producing eggs and sperm and then shrink in size. When the food supply improves, they grow back to normal size and then resume reproduction. यानी रिप्रोडक्शन के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है। अगर न्यूट्रिशन की कमी हुई, इनका बॉडी सिकुड़ करके छोटा हो जाता है और गैमीट का बनना रुक जाता है। फिर जब सफिशिएंट न्यूट्रिशन अवेलेबल होता है तो फिर बॉडी डेवलप कर जाता है और फिर इनमें गैमीटोजेनेसिस होने लगता है। Members of the Lobata and Cydipida also have a reproduction form called dysogeny. Two sexually mature stages, first as larva and later as juvenile and adult. दो तरह का स्टेज लोबाटा और साइडिपीडा में मिलता है, जिसमें शुरू का जो इन्फेंट है वो लार्वा जैसा बिहेव करते हैं और बाद में जो वो जुवेनाइल और एडल्ट की तरह बढ़ते हैं। ड्यूरिंग देयर टाइम एज लार्वा दे आर कैपेबल ऑफ रिलीजिंग गैमीट्स periodically. After their reproductive
larval period is over, they will not produce more gamete again until after metamorphosis. तो लार्वा की अवस्था में कुछ गैमीट बनते हैं, फिर गैमीट बनना रुक जाता है, फिर जब वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तब गैमीट बनना शुरू होता है. ए पॉपुलेशन ऑफ मर्टेंसिया ओवम इन द सेंट्रल बाल्टिक सी हैव बिकम पीडोजेनिक. जब लार्वा उसी रूप में रह जाए बिना मेटामॉर्फोसिस के और सेक्सुअली मैच्योर होकर वह रिप्रोडक्शन करने लगे, तो इस घटना को बोलते हैं पीडोजिनेसिस और पीडोमॉर्फोसिस. तो उनमें आकार मुश्किल से 1.6 मिलीमीटर है, फिर भी वे एग और स्पर्म उत्पन्न करते हैं. अब इनके कलर्स और चमक की बात करें, जैव प्रतिदीप्ति की बात करें. मोस्ट टिनोफोर्स दैट लिव नियर द सरफेस आर कलरलेस एंड ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट. हाउएवर सम डीपर लिविंग स्पीसीज आर स्ट्रांगली पिगमेंटेड. पानी की सतह पर पाए जाने वाले ट्रांसपेरेंट और कलरलेस हैं. गहराई में पाए जाने वालों में रंग पाया जाता है. प्लेटेक्टेलिड्स जनरली लिव अटैच्ड टू अदर सी बॉटम ऑर्गेनिज्म and often have similar colors to these host organisms. जो प्लेटिक्टेनिड्स हैं वह नीचे सीवीड में चिपक के रहते हैं और उसी के जैसा रंग ग्रहण कर लेते हैं, यानी प्रोटेक्टिव कलरेशन है. द गट ऑफ द डीप सी जीनस बैथोसीरो इज रेड which hides the bioluminescence of copepid it has swallowed. तो बैथोसीरो में जो गहराई में पाए जाने वाले हैं उसके सिलेंटेरॉन में बहुत सारे कॉपीपोड्स भोजन के रूप में जमा हो गए हैं, तो उसके कारण इनका अपना एक रंग हो जाता है. द कॉम रोज ऑफ मोस्ट प्लैंक्टोनिक टिनोफोर्स प्रोड्यूस ए रेनबो इफेक्ट. जैसे कि 7 रंग में बिखर जाती है प्रकाश की किरणें बरसात के मौसम में, सतरंगा, तो आप कहते हैं रेनबो है. आप एक सीडी डिस्क को हिलाकर देखिए, उसमें भी आपको रेनबो इफेक्ट दिखाई पड़ेगा. प्रिज्म में तो लेबोरेटरी के अंदर आपने शायद देखा हो, लेकिन सीडी तो लगभग सभी घर में मिलता है. उसको आप हिलाकर देखिएगा जिधर राइटिंग साइड है, तो आपको सतरंगा इफेक्ट दिखाई पड़ेगा लाइट के स्कैटरिंग का. तो वैसे ही कॉम रोज का जो मूवमेंट है उसमें लाइट का स्कैटरिंग होता है, विच इज नॉट कॉज्ड बाय बायोल्यूमिनेसेंस. ये लाइट पड़ने पर लाइट का स्पेक्ट्रम बनता है, वो बायोल्यूमिनेसेंस नहीं है. बायोल्यूमिनेसेंस तब पाया जाता है, गहराई के एनिमल में पाया जाता है, और रात में भी चमक उत्पन्न होती है. मोस्ट स्पेसीज आर ऑल्सो बायोल्यूमिनेसेंट बट द लाइट इज यूजुअली ब्लू और ग्रीन एंड कैन ओनली बी सीन इन डार्कनेस. दिन के समय इसकी लाइट का पता नहीं चलेगा, रात में ये ब्लू ग्रीन कलर चमक के साथ ये दिखाई पड़ेंगे समुद्र की सतह पर, लालटेन की तरह या दिए की तरह जलते हुए, इधर उधर घूमते हुए. However, all known platyctenids and the cydipid genus Pleurobranchia are incapable of bioluminescence. अब सभी के अंदर बायोलुमिनेसेंस पाया जाए ऐसा नहीं है, कुछ के अंदर पाया जाता है, कुछ के अंदर नहीं पाया जाता है. जो प्लेटिक्टेनिड है काफ़ी गहराई में पाए जाने वाले, चूँकि वो खुद चिपक के भी रहते हैं तो उनमें बायोलुमिनेसेंस नहीं है. प्लूरोब्रैंकिया के अंदर भी बायोलुमिनेसेंस नहीं है. When animals like Bathycteni, Chuni, Eupleucamis and Arhamphi are disturbed, they produce secretions, that is ink, that luminous at much the same wavelength as their body. Bathyctina एक जीनस, यूप्लोकैमिस दूसरा जीनस, और यूरहैम्फी ये तीसरा. 3 ऐसे जीनस हैं, उनमें बायोलुमिनेसेंस तो होता ही है, लेकिन डिस्टर्ब होने पर वह इंक प्रोड्यूस करते हैं, और वो इंक का जो केमिकल है वह भी उसी की तरह चमकता है. यानी बॉडी के चारों ओर जो ये इंक फैलता है तो एक बड़े एरिया में चमक उत्पन्न करता है.
इससे दुश्मन को इसके बड़ा होने का भ्रम उत्पन्न होता है और वो भाग जाता है। Juveniles will luminous more brightly in relation to their body size than adults. Those luminous is diffused over their bodies. इनके लार्वा या जुवेनाइल भी खूब तेज चमकते हैं और दूर तक चमक जाती है। इनके बॉडी के आकार से बड़े आकार तक बॉडी में चमक उत्पन्न होता है, जिससे इनके दुश्मनों को धोखा होता है। In ctenophores, bioluminescence is caused by the activation of calcium activated protein present in the cell called photocytes. फोटोसाइट के अंदर एक कैल्शियम एक्टिवेटेड प्रोटीन है, वही बायोलुमिनेसेंस उत्पन्न करने वाला है। जुगनू के अंदर आयरन पिगमेंट है, जबकि इसके अंदर कैल्शियम बाउंड प्रोटीन है। यह देखिए तैरता हुआ जा रहा है, ये आ रहा है आपके पास। सुंदर सी चमकदार एनिमल है, ये रात में फोटोग्राफ लिया जाता है इस तरह का। ये देखिए मॉर्फोलॉजी सिंपल है। दाहिनी ओर आप चमकदार देख रहे हैं फोटोग्राफ, उसी का आउटलाइन बाईं ओर बनाकर दिखलाया गया कॉम्प्लेट है, फैले हुए टेंटिकल्स हैं। तो इस तरह आपने टिनोफोरा के विषय में काफ़ी समझा जाना। अब आप सिलेंटेटा के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान रहे हैं। आपसे कोई भी सवाल सजेशन में रहे तो भी याद करना है, और नहीं सजेशन में रहे तब भी एक दो बार पढ़ना है, सुनना है, समझना है, जिससे कि आपकी जानकारी में कहीं कमी नहीं रहे। थैंक यू वेरी मच।